हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज एक बार फिर सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को तो मालूम ही होगा कि मैं इससे पहले फिजिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी का सभी ऑब्जेक्टिव्स मैंने दे दिए थे, जो कि पार्ट 1 के रूप में मैंने दिया था और उसका पार्ट 2 अभी बाकी रह गया था, जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक-एक करके। इससे पहले मैंने आप लोगों को 60 क्वेश्चंस दिए थे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस क्वेश्चन को 10th, 11th और 12th में भी देख सकते हैं, ठीक है ना? तो आप लोगों से बता दूं कि पहला नंबर आपका क्वेश्चन है, 60 नंबर क्वेश्चन मैंने पहले दे दिया था और 61 नंबर आज क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूं इस चैनल पे। और सवाल क्या कह रहा है कि कह रहा है एक विद्युत बल्ब का तंतु एक विद्युत बल्ब का तंतु जिसका प्रतिरोध 1100 ओम है। 1100 ओम है। कितना है जी? 1100 ओम है। 1100 ओम है। 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लगेगी उसका मान क्या होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, आप लोगों से बता दूं कि इसका जो है आंसर बी होना चाहिए। आप लोग को 0.2 ए होना चाहिए, इसलिए करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक है जी। चलिए, दूसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है? दूसरा नंबर सवाल कह रहा है विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ जो है, हम लोग उसका किसका प्रयोग करते हैं? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इसमें जो है ना, नरम लोहे का प्रयोग करते हैं। किसका? नरम लोहे का। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी। चलिए, अगला सवाल क्या कर रहा है? 63 नंबर सवाल है किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी विद्युत परिपथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, उसको विद्युत विद्युत परिपथ कहा जाता है। ठीक है। चलिए, अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल है 64 नंबर में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी विद्युत पंखा में। विद्युत पंखा में ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ठीक है। चलिए, 65 नंबर सवाल क्या कर रहा है? इसमें कह रहा है विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? तो दोनों की चाल समान होती है। क्या होती है जी? दोनों की चाल समान होती है, यानी कि बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल क्या है? 66 नंबर है। कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए किए कार्य को मापा जाता है। यानी उन बिंदुओं के बीच, यानी किससे मापा जाता है? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि उसके विभवांतर से। ठीक है ना जी। चलिए, 67 नंबर सवाल क्या कर रहा है? वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 गुना 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है, वह धारा है। तो कितना है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जब 2 गुना 10⁻⁷ न्यूटन बल जब उत्पन्न करती है, तो उसमें विद्युत धारा जो है आपको 1 एम्पियर उत्पन्न होता है। 1 एम्पियर उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर सवाल क्या है? इसमें कह रहा है 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम आवेश को 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है? तो ऊर्जा को तो आपको मालूम ही होगा। ऊर्जा को हम लोग जूल में मापते हैं, जिसको जे से सूचित करते हैं, और इसमें जो है 6 जूल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 जूल। 6 जूल। ठीक है ना। चलिए,
अगला सवाल क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि आवेश को हम लोग कूलम्ब में मापते हैं। किस में मापते हैं जी? कूलम्ब में मापते हैं। यदि आपका क्वेश्चन आ जाए कि इलेक्ट्रॉन आवेश का एसआई मात्रक, तो हम लोग कहेंगे कि कूलम्ब होता है। ठीक है ना। चलिए, तो इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1.6 गुना 10 का पावर 19 कूलम्ब। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल क्या कर रहा है 70 नंबर में, समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का, समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है, समतुल्य प्रतिरोध क्या होना चाहिए। यानी समांतर क्रम में 10 प्रतिरोध जोड़ दिए गए हैं ना, तो 10 ओम है। समतुल्य प्रतिरोध कितना ओम होना चाहिए? समतुल्य प्रतिरोध कितना ओम होना चाहिए? यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 ओम। 1 ओम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल में है, अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समूह समूह ही, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पे लिखे हुए हैं समूह होना चाहिए, समूह ही संयोजित हैं, तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगा। तो किस ऊर्जा में परिवर्तित होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह जो है ना तापीय ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगला सवाल 72 नंबर में क्या कर रहा है, धातुओं तथा मिश्र धातुओं की, यानी धातु शुद्ध रूप में होता है और मिश्र धातु कई धातुओं को मिला करके बनता है, इसके प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, जिसका परिसर कितना होता है, जिसका परिसर कितना होता है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 10 का पावर -8 और 10 का पावर -8 2 मीटर से 10 का पावर -6 2 ओम मीटर होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, इसके बाद सवाल है 73 नंबर सवाल कह रहा है, अर्धचालक का ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध, यानी थोड़ा मोड़ा जो बिजली का चालन करता है, बहुत कम मात्रा में करता है, आंशिक मात्रा में, उसका प्रतिरोध जब उसका ताप बढ़ाया जाता है ना, तब प्रतिरोध बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। क्वेश्चन का यही उद्देश्य है। ठीक है ना। तो इसमें जो है आपका अपरिवर्तनीय रहता है, यानी ना ही बढ़ता है, ना ही बढ़ता है, ना ही घटता है, यानी अपरिवर्तनीय रहता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 74 नंबर सवाल में क्या कर रहा है, चांदी कह रहा है कि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है ना। उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका प्रतिरोध जो है ना बढ़ता है। ठीक है, उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है जी। चलिए, अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कह रहा है, यदि यदि R1 यानी प्रतिरोध को R से सूचित करते हैं और R1 यानी प्रतिरोध एगो, फिर अगला एगो और प्रतिरोध, दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हैं, दो गो जो है ना प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हैं, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होना चाहिए, समतुल्य प्रतिरोध क्या होना चाहिए, R1 से अधिक होना चाहिए कि R2 से अधिक होना चाहिए कि प्रत्येक से कम होना चाहिए कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी प्रत्येक से कम होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है, 76 नंबर में कर रहा है, यदि चार समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो उनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है। प्रत्येक प्रतिरोध होगा, तो प्रत्येक प्रतिरोध जो है ना आपका हो जाएगा 5 ओम। प्रत्येक प्रतिरोध जो है 5 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल क्या कर रहा है, धातुओं में धारावाहक होते हैं,
धातुओं में धारावाहक होते हैं। तो आप लोग को बता दूं कि धातु जो होता है ना, ऐसे इस प्रकार से, तो उसमें क्या चलता है करंट के रूप में, ठीक है ना। तो उसमें जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन वही चलते हैं, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारे धातु में करंट के रूप में यानी कि इलेक्ट्रिक के रूप में चलते हैं, ठीक है ना जी। चलिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपको कह रहा है एक बल्ब से मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। यदि एक बल्ब में मिनट में यानी 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। यानी विद्युत धारा का मान कितना होना चाहिए जब 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 एम्पियर, 2 एम्पियर यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 एम्पियर, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है 79 नंबर। कह रहा है कि किस उपकरण में धन यानी प्लस और ऋण यानी माइनस का चिन्ह नहीं होता है। किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो आप कहिएगा किसी कुंडली में जो है ना, जो जैसे विद्युत हीटर में भी लगाया रहता है कुंडली, उसमें माइनस और प्लस का चिन्ह जो है ना, माइनस और प्लस का चिन्ह नहीं दिया रहता है, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुंडली में। अगला सवाल क्या कर रहा है, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है या घटता है। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है या घटता है। मान लीजिए कोई तार है और इसका लंबाई खींच करके और बढ़ा दिया जाए, तो क्या इसमें करंट का रुकावट, एक तरह से प्रतिरोध का मतलब रुकावट होता है, बढ़ जाता है या घट जाता है। तो आप लोगों से बता दूं कि जब लंबाई बढ़ा दिया जाता है ना, तो तार का प्रतिरोध जो है ना बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बढ़ जाता है। 81 नंबर। अगला सवाल क्या कर रहा है, यदि 5 समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो। यदि 5 समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो, तो उनका तुल्य प्रतिरोध जोड़ने पर 10 ओम हो, तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा, यानी प्रत्येक प्रतिरोध जो है कितना होगा, प्रत्येक प्रतिरोध कितना होगा। यानी इसमें 10 ओम है ना, 10 ओम है, इसमें हम लोग 5 से गुणा कर देते हैं, यानी कि 50 ओम हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए यानी 50 ओम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल में है आपको समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने से। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों यानी समांतर क्रम में जब प्रतिरोध जोड़ दिया जाए, इसको समांतर रूप में देखा जाता है ऐसे, ठीक है ना। प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध, और फिर इसमें घटता है या बढ़ता है, घटता है या बढ़ता है। यानी 82 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यानी कि बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कह रहा है 83 नंबर में, 83 नंबर सवाल कर रहा है 20 डिग्री सी पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता कितना होता है। 20 डिग्री सी अगर तापमान 20 डिग्री सी अगर तापमान दे दिया जाता है, तो इस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है या घट जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 0.60 गुणा 10⁻⁻8 हो जाता है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है परिपथ में कितने अनुमतांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है। परिपथ में कितने अनुमतांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है, जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट का विद्युत उपभोक्त होती है, ठीक है। चलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर
मापा जाता है। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। तो क्या चीज़ से मापा जाता है? तो वोल्टमीटर से मापा जाता है। क्या चीज़ से? वोल्टमीटर से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है, और वोल्टमीटर से। ठीक है ना? चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल 86 नंबर में क्या कह रहा है सवाल? निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रा है, हाइड्रा। हाइड्रा जिसको हम लोग जल कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल को हाइड्रा भी कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है आपका? अगला सवाल स्क्रीन पर है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो ताप अगर किसी चालक पर बढ़ता है, टेम्परेचर अगर बढ़ता है, तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है। अगला सवाल है, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश। अगर रेशम से किसी कांच की छड़ पर अगर रगड़ा जाता है, तो उससे उत्पन्न आवेश जो होता है, क्या धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है? तो बच्चा लोग, जब किसी रेशम से कांच की छड़ रेशम द्वारा कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश रेशम द्वारा रगड़ने पर, किसी रेशम द्वारा अगर कांच की छड़ को रगड़ते हैं, तो इसमें क्या उत्पन्न होता है? कौन आवेश? धन आवेश या ऋण आवेश? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, धन आवेश। ठीक है ना? चलिए जल्दी जल्दी देखिए, फिर से अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि ऊन द्वारा एबोनाइट की छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होता है। एबोनाइट की छड़ यदि ऊन द्वारा रगड़ा जाता है ना, तो एबोनाइट की छड़ पर हमें ऋण आवेश उत्पन्न होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर में सवाल क्या है? कह रहा है, दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाला बल पर कौन सा नियम लागू होता है? ठीक है ना? तो इस पर जो है कूलॉम का नियम लागू होता है। कूलॉम का नियम, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है, कूलॉम के नियम से के को क्या कहा जाता है? कूलॉम के नियम से के को क्या कहा जाता है? तो आप कहिएगा कि सर कूलॉम के नियम से के को समानुपातिकता स्थिरांक कहा जाता है। समानुपातिकता स्थिरांक, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि दो सदृश्य आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो किस प्रकार का बल लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण बल, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, प्रतिकर्षण बल। ठीक है ना? चलिए अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल 93 नंबर सवाल, स्क्रीन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। 93 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 93 नंबर सवाल, 93 नंबर सवाल कह रहा है, 93 नंबर में विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि आकर्षण बल लगता है। ठीक है ना जी? आकर्षण बल, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, क्या प्रोटॉन क्या प्रोटॉन क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है? क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है? तो आप कहिएगा सर इलेक्ट्रॉन जो है ना आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है, प्रोटॉन भाग नहीं लेता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी? चलिए अगला सवाल है, रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है।
रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है। यानी 95 नंबर में सवाल है, इसका आंसर जो है यांत्रिक ऊर्जा होगा। क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 96 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 96 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 96 नंबर में कह रहा है विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है। विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? ठीक है जी, विभवांतर जो है इलेक्ट्रॉन में, यानी विभवांतर इलेक्ट्रॉन में गति प्रदान करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कर रहा है? सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है। सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच में क्या उत्पन्न करता है? तो विभवांतर उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विभवांतर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल क्या कर रहा है? 98 नंबर में किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। ओम का नियम लागू होता है जब चालक का ताप अचर होता है। क्या रहता है? जब चालक का ताप अचर, यानी ए हो, बी हो, सी हो, यानी कि जिसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है। यानी अचर राशि के बारे में आप लोग को मालूम होगा, जैसे थीटा अचर राशि है, ए अचर राशि है, नहीं सॉरी, अचर राशि यानी कि कांस्टेंट हो, यानी 2 हो, 4 हो, 5 हो, इसको अचर। तो जब चाल का ताप अचर रहता है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 99 नंबर में क्या कर रहा है? शुष्क कागज की प्रतिरोधकता, शुष्क कागज की प्रतिरोधकता कितना होता है? तो कह रहा है कि सूखा हुआ जो कागज होता है, जो किसी प्रकार का कागज होता है, तो उसका प्रतिरोधकता कितना होता है? तो इसका प्रतिरोधकता हो जाएगा आपको 10 का पावर 12 ओम मीटर होना चाहिए। ठीक है ना, तो 10 का पावर 12 ओम मीटर होना चाहिए। ठीक है जी, 99 का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं? संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, दोबारा उसको जो है ना हम लोग आवेशित कर सकते हैं, यानी कि चार्ज कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है जब 1 एम्पीयर धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो उपभुक्त ऊर्जा क्या है? तो उपभुक्त ऊर्जा क्या है जी? तो आप कहिएगा सर ये तो हमको पहले से ही मालूम है कि 1 वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? 102 में 2 नंबर सवाल क्या है? कह रहा है एक वाट कितने जूल के बराबर होता है? तो आपसे बता दूंगा, इसको सब्जेक्टिव में भी और ये जो है न्यूमेरिकल टाइप का सवाल है, ठीक है ना, इसको निकाला जाता है, लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव सवाल है, ठीक है ना, इसलिए आपको मैं बता दूं कि 1 वाट जो है 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है? तो यह एनर्जी जो है 3600 जूल के बराबर, 3600 जूल के बराबर होता है। ठीक है ना, 3600 जूल के बराबर होता है। अगला सवाल है, अगला सवाल है, अगला सवाल है खनिज अम्लों का जलीय विलयन विद्युत के चालक हाथ हैं अतः चालक हाथ हैं अतः इन्हें कहा जाता है। चालक हाथ हैं अतः इन्हें, हाँ अच्छा, क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इन्हें जो है ना विद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य कहा जाता है। ठीक है जी, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है 104 लेड सल्फ्यूरिक 104 नंबर सवाल है। ठीक है, लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है। लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है। लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका जो है उपयोग
ऑटोमोबाइल में भी होता है और औद्योगिक कार्यों में भी होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों सही है। यानी कि ए और बी ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह हो जाता है। तो वह क्या हो जाता है? बहुत ही आसान सा सवाल है। वह जो है ना ऋणावेशित हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या कर रहा है? 106 नंबर सवाल में है, जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं, यानी जिस पदार्थ को घर्षण करते हैं और वह आसानी से आवेशित हो जाता है ना, उसको क्या कहते हैं? तो उसको विद्युत रोधी कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्युत रोधी। ठीक है, अगला सवाल क्या कर रहा है? किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति है। यानी किसी स्रोत से सरल धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति आपको क्या है? तो उसको वोल्टीय सेल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वोल्टीय सेल कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल है ओम के नियम में अचर राशि क्या है? ओम के नियम में अचर राशि क्या है जी? तो आप कहिएगा सर ये तो ताप है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है। ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है। तो इसमें जो है ना ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरल रेखा। ठीक है, सरल रेखा, सरल रेखा कहते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? जब आर ओम वाले किसी प्रतिरोध को समांतर क्रम में जब जोड़ा जाता है ना, तो इससे तुल्य प्रतिरोध क्या उत्पन्न होता है? उसका एक फार्मूला आता है, उसका एक फार्मूला आता है जो कितना होता है? एन बाई आर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना होता है वोल्ट में? कितना वोल्ट में होता है जी? तो आप कहिएगा सर हम तो इस सवाल को बहुत पहले से ही जानते हैं, दैनिक समय में भी इसका उपयोग किया जाता है। यह जो है ना 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा होता है, 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आर प्रतिरोध की एक तार को 10 भागों में काटकर इन भागों को आर प्रतिरोध वाले, यानी आर जो है प्रतिरोध वाले 10 भागों में काटकर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, संयोग का प्रतिरोध हो जाएगा। जब सबको जोड़ दिया जाता है ना बाबू, तो इसका प्रतिरोध जो है 0.01 आर हो जाता है। ठीक है जी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है एक आर प्रतिरोध के तार को, यानी किसी आर प्रतिरोध वाले तार को एन बराबर भागों में काटा जाता है। एन बराबर भागों में जब काट दिया जाता है, एन बराबर बराबर भागों में जब काट दिया जाता है ना, तो फिर कह रहा है कि फिर इन समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। फिर इसको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, यानी जब सबको जोड़ दिया जाता है तब इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? तब इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? तो यह हो जाता है आर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल क्या है? 114 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि 0.012 का एक प्रतिरोध 1 केल्विन के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है,
समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है जी, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। संयोग का प्रतिरोध होगा, जब सबको जोड़ दिया जाता है तो मिल करके कितना प्रतिरोध हो जाता है ना। तो यह जो है ना ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी यानी 0.01 ओम के बराबर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है दो तांबे के तार समान लंबाई के हैं। दो तांबे के तार समान लंबाई के हैं। पहला दूसरे तार से 2 गुना मोटा है। दो तांबे के तार समान लंबाई के हैं, लेकिन पहला जो है ना दूसरे तार से थोड़ा मोटा है। ठीक है ना, 2 गुना मोटाई का है। दोनों तारों के प्रतिरोधों का अनुपात कितना होना चाहिए? तो दोनों तारों के अनुपात प्रतिरोध का अनुपात जो है ना 1:4 होना चाहिए। अगर ये तार 2 गुना होता है तो ये 4 गुना अनुपात में बढ़ जाता है ना। चलिए अगला सवाल क्या है आपका? अगला सवाल कह रहा है बेलनाकार पात्र में पारे के स्तंभ का प्रतिरोध R है। जब उसी पारे को दोगुनी त्रिज्या के अन्य बेलनाकार पात्र में डाला जाता है तो अब पारे के स्तंभ का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि R/16 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना जी। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लिया जाए। कह रहा है 117 नंबर सवाल है 200 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 मीटर कूलॉम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? 220 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 मीटर कूलॉम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? यानी कि इसमें हम लोग को वर्क निकालना है, यानी कि किया गया कार्य जो है आपका हो जाएगा 1 जूल हो जाएगा। ठीक है ना जी, 1 जूल। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल क्या कर रहा है? यदि एक तार में 2 मिनट में एक तार है, ठीक है जी, एक तार है, इसमें 2 मिनट में 48 कूलॉम आवेश प्रवाहित किया जाता हो तो तार में विद्युत धारा का मान कितना होगा? तो तार में विद्युत धारा का मान कितना होगा? तो इसमें जो है ना न्यूमेरिकल है, इसको सब्जेक्टिव में बनवा दिया जाएगा। ठीक है ना, इसका जो है ना मान होगा 1.4 एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है यदि किसी बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर विद्युत धारा, यदि किसी बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर धारा 5 मिनट तक, कितना मिनट? 5 मिनट तक प्रवाहित हो तो तंतु से प्रवाहित विद्युत आवेश का मान कितना होगा? तो तंतु से विद्युत धारा का आवेश जो है ना, विद्युत आवेश का मान कितना हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 60 कूलॉम। 60 कूलॉम कितना हो जाएगा? 60 कूलॉम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अंतिम सवाल यानी कि लास्ट सवाल आप लोगों को क्या कह रहा है कि किसी प्रतिरोधक के सिरे से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना होगा? किसी प्रतिरोधक के सिरों से, यानी किसी प्रतिरोध के सिरों से 12 वोल्ट बैटरी को संयोजित करने पर, यानी 12 वोल्ट का बैटरी संयोजित करने पर परिपथ में 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोधक का मान कितना होना चाहिए? तो प्रतिरोधक का मान जो है 30 ओम, यानी 30 ओम होना चाहिए। प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 30 ओम, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 120 सवाल को हम लोग इसमें पूरा फाइनल क्लियर कर चुके हैं पूरे इलेक्ट्रिसिटी में। इस
चैप्टर से बहुत अधिक सवाल पूछे जाने के कारण ही मैंने इससे 120 सवाल को कंप्लीट करवाए हैं। इससे पहले वाला वीडियो पार्ट 1 के रूप में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाबू चैनल पर अगर नए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हम मोटिवेट होकर के आपके लिए और भी मेहनत करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।